अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जल्दी से एक मतलब रिकैप करते हैं ताकि आपके माइंड में चीज़ें आ जाए। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग। तो बताएं ज़रा जल्दी से क्या क्या डिस्कस किया था हमने। अंडर फिटिंग कब होती है? जब हमारा मॉडल बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि उसने डेटा में मौजूद पैटर्न्स को नहीं समझ सका सही से। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? अंडर फिट हो गया। सही है, लेकिन बात याद रखें, अंडर फिटेड मॉडल को एक दूसरा नाम दिया जाता है। क्या कहलाता है वो? हाईली बाइस्ड। ठीक है, कि वो ज़्यादा बाइस्ड होता है। क्यों इस तरह बोलते हैं हम? क्योंकि हमें वो जो भी प्रिडिक्शन के दौरान आंसर देता है ना, वो एक तो एक्चुअल आंसर से काफ़ी दूर होते हैं, बिलो होते हैं, एक्चुअली कम होते हैं। और दूसरा कि हम उससे जितनी भी प्रिडिक्शन करने को बोल दें, सही है, वो आंसर्स क्या करेगा? बहुत क्लोज दे रहा होगा आंसर्स को। समझ रहे हैं? तो अगर आप थोड़ा सा जब एक्स टेस्ट को अपने माइंड में लेकर आएँ, एक्स टेस्ट हम रखते हैं प्रिडिक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो हमें एक्स टेस्ट की जो प्रिडिक्शंस मिलेंगी वो सारी वैल्यूज होंगी बहुत क्लोज होंगी। सही है, तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि मॉडल हाईली बाइस्ड हो गया है। सही है, अंडर फिटेड मॉडल है वो बेसिकली, लेकिन क्या हो गया? हाईली बाइस्ड हो गया है, जिसकी वजह से उसके अंदर वेरिएंस कम हो गई है। वेरिएंस मतलब वेरिएशन आना। अब वैल्यूज़ अगर मुझे मिलनी है बहुत क्लोज, तो अगर मैं उन वैल्यूज़ को माइनस करूँ बारी बारी, तो क्या मिलेगा मुझे? आउटपुट बहुत छोटा सा नंबर मिलेगा। सही है, तो माइनस करने पे मुझे बहुत स्मॉल आंसर्स मिल रहे होंगे, इसका मतलब वेरिएंस उसकी काफ़ी लो हो गई है। लेकिन क्लोज वैल्यूज़ होने की वजह से हम उसको क्या नाम दे देते हैं? हाईली बाइस्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? ये अंडर फिटेड मॉडल होता है। एक होता है बेस्ट फिट मॉडल, और आपको उसके बारे में अच्छे से आइडिया है, हम उसको स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड होता है ओवर फिटेड मॉडल। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? हम मॉडल को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि वो हर पॉइंट से गुजरने की कोशिश कर रहा होता है, हर पॉइंट को मेमोराइज करने की कोशिश कर रहा होता है, लर्न नहीं करता, रटने लग जाता है वो। जिसकी वजह से क्या मसला होता है कि ट्रेनिंग के दौरान तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, R2 स्कोर हमें सब कुछ अच्छा मिल रहा है, सही है, और लेकिन जब हम उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करवाते हैं, मतलब टेस्टिंग डेटा पर प्रिडिक्शन परफॉर्म करवाते हैं, तो क्या होता है? हमें बहुत ज़्यादा कम उसकी वैल्यू देखने को मिल रही होती है। ठीक है, तो ये मॉडल क्या कहलाता है? आपका ओवर फिटेड मॉडल कहलाता है। और इसके अंदर बाइसनेस और वेरिएंस का क्या सिनेरियो होता है? बाइसनेस और वेरिएंस क्या होती है इसके अंदर? लो बाइस्ड बट हाई वेरिएंस होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा पढ़ेंगे तो जल्दी से। मॉडल टू सिंपल, हाई बाइस, पुअर ट्रेनिंग एक्यूरेसी, पुअर टेस्टिंग एक्यूरेसी। ठीक है, तो अंडर फिटेड मॉडल के अंदर ट्रेनिंग भी बिल्कुल बेकार होती है, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं होता। पुअर टेस्टिंग एक्यूरेसी, टेस्टिंग के दौरान भी बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है, दोनों टाइम पे ही ये ट्रेनिंग है, वो टेस्टिंग का, तो दोनों टाइम पे हमें बहुत कम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, आइडियल मॉडल क्या होगा कि उसकी ट्रेनिंग भी अच्छी हो, टेस्टिंग भी अच्छी हो। सही है, R2 स्कोर जितना ज़्यादा होगा, हमने क्या बात की थी, उतनी ही मॉडल हमारा अच्छे से लर्न कर लेता है। सही है, लेकिन एक बात माइंड में रखें कि अगर R2 स्कोर हमें ट्रेनिंग पे मिल जाता है रेट से 0.98, ठीक है, हालांकि इतना हाई भी नहीं होना चाहिए। इतना हाई होने का मतलब हमें सस्पेक्ट होता है कि हाँ, उसने डेटा को रट ना लिया हो, मेमोराइज ना कर लिया हो, ओवर फिट ना हो गया हो। ठीक है, तो हम किस तरह से चेक करते हैं? टेस्टिंग डेटा देकर उससे हम फिर चेक करवाते हैं कि वो सही तरीके से हमारी वैल्यूज़ को दे पा रहा है या नहीं। अगर दे रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ भाई मॉडल सही है, गुड फिट है। अदरवाइज वो कहाँ चला जाएगा? ओवर फिटेड पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपके सामने मौजूद है, जिसकी मदद से हमें ओवर फिटिंग का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ 2D है। ठीक है, 3D तक भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं, 3D से आगे विजुअलाइज करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है? ये ओवर फिटेड मॉडल है 2D के अंदर। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया था ऑलरेडी। रिच हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, और ज़रा आप जल्दी से बताएं कि रिच का क्या पर्पस था, रिच क्या करता है? हाँ भाई मुश्तबा, रिच एक्सप्रेशन या रिग्रेशन क्या करती है? कोफिशिएंट सॉरी क्या? हाँ, कोफिशिएंट को रिड्यूस कर देती है, श्रिंक कर देती है। हाँ बोलें।
सही है, पेनलाइज करता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो याद रखें, एक तो हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल फीचर्स को, जिसमें क्या होता है हम डिग्री बढ़ाते हैं, डेटा इनपुट डेटा की डिग्री बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर सिंपल एक वैल्यू है तो हम उस पर स्क्वायर लगा देते हैं, उसको क्यूब कर सकते हैं। पॉलिनोमियल डिग्री का मतलब क्या है कि मेरा लेट से अगर एक कॉलम है सैलरी का, नहीं लेट से ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का एक कॉलम है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर डिग्री 2 कर रहा हूँ तो मतलब क्या है कि मैं इसकी 3 वैल्यूज़ बना रहा हूँ, 3 कॉलम्स बना रहा हूँ सिंगल कॉलम के। पहला कॉलम क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, दूसरा कॉलम वो इटसेल्फ होगा, उसमें जो वैल्यूज मौजूद है वो खुद एक कॉलम बन जाता है, और तीसरा कॉलम उसके स्क्वायर वाली वैल्यूज बन जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल डिग्री बढ़ा बढ़ा के देखते हैं कि हो सकता है कि मेरे मॉडल की लर्निंग अगर कम है, R2 स्कोर कम है, तो पॉलिनोमियल फीचर की मदद से हम क्या कर सकें, उसको इन्हांस कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर पॉलिनोमियल फीचर लगाने के बाद भी सॉरी पॉलिनोमियल फीचर लगाने के बाद भी अगर हमारी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती, तो फिर हम कहाँ पर आते हैं, हम आ जाते हैं कहाँ पर, रिज एक्सप्रेशन पे या रिज रिग्रेशन की तरफ, ठीक है। तो रिज रिग्रेशन क्या करता है, आपको आइडिया है अच्छे से कि हमारे जो कोफिशिएंट्स बढ़ जाते हैं काफ़ी, ठीक है, तो उसको पेनलाइज करता है, ठीक है। किस तरह पेनलाइज करता है, उनको रिड्यूस करने की कोशिश करता है, ठीक है। और बिहाइंड इसके मैथमेटिक्स चल रही होती है, काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स चल रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको डिस्कस नहीं करते फिलहाल। हम क्या करते हैं यहाँ पे, सिर्फ उस एल्गोरिथम को समझते हैं वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ज़रा देखें यहाँ पे, ये आप लोग पढ़ लेंगे, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मुझे याद दिला दीजिएगा। ये काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, रिच पर हमने काम किया था, ठीक है। ये लाइब्रेरी थी, बस मैं इसको कोड एक मरतबा रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमने सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे हम हाउसिंग डेटा सेट को भी डेटा फ्रेम में अपलोड कर देते हैं। एक्स वाई को सेपरेट किया था हमने, ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट को, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए डेटा को स्प्लिट कर दिया था, फिर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करी थी, ठीक है। लीनियर की मदद से R2 स्कोर निकाला था, तो हमें 0.6029 वैल्यू देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये लीनियर रिग्रेशन के हमने कोफिशिएंट्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया था कि लीनियर रिग्रेशन ने मुझे ये वाले कोफिशिएंट्स बताए हैं, सही है। अच्छा, ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये वाली चीज़ चल रही है। अच्छा, अब रिज रिग्रेशन के अंदर लास्ट टाइम एक बात रह गई थी, उसको आज कंप्लीट करते हैं कि अब जो काम अभी हमने लीनियर रिग्रेशन से करवाया है ना, यही काम किससे करते हैं, रिज रिग्रेशन की मदद से करते हैं। अच्छा, तो क्या करना होगा, मैंने सबसे पहले रिज का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सही है। और मुझे यहीं पर ना एक यहाँ पे इसकी अल्फ़ा की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अल्फ़ा बेसिकली वो हमारा अल्फ़ा इक्वल्स टू करके लेट से मैंने लिखा 0.01, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा जो है ना एक पेनल्टी वाला पैरामीटर है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा पेनल्टी लगाओ। जितना बड़ा नंबर होगा ये, इतना ही क्या होगा, उस पर पेनल्टी ज़्यादा लग रही होगी, मतलब उतना ही ज़्यादा मेरा कोफिशिएंट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी तो वैसे ये कोफिशिएंट्स हैं ही क्या, सारे छोटे छोटे आ रहे हैं, सही है, पॉइंट्स के अंदर और माइनस में चल रही है, तो अभी वो ऑलरेडी इतने बड़े नहीं है। लेकिन अगर हम इसको पेनल्टी का बताएंगे कि कितनी पेनल्टी लगाओ, तो हम अल्फ़ा के एक पैरामीटर की मदद से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोबारा मैं इसको रन करता हूँ, रिच पर आते हैं, हमारी जो है अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 0.01 आ गई है। प्रेडिक्शन करवाते हैं इससे, प्रेडिक्शन करने के बाद इसकी वापसी हम R2 स्कोर निकालते हैं, तो अभी भी क्या मिल रहा है, 0.6029 ही वैल्यू मिल रही है, सही है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, पहले तो सबसे पहले इस पर लूप चला के देखते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ क्या वैल्यू दी मैंने, 0.01 की वैल्यू दी है। हम लूप चलाते हैं और डिफरेंट यहाँ पे वैल्यूज़ को रख के देखते हैं कि मेरी जो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ हैं उस पर कोई इफेक्ट पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा, ठीक है। जिस तरह हमने लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल के टाइम पे किया था, आपको याद होगा। तो मैं यहाँ पे पहले तो कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सारा जो ऊपर हमने लिखा हुआ है। सही है, टॉप पे आके क्या करूँगा मैं, इस पर लूप चलाऊँगा
और मैं सबसे पहले ना अल्फाज की वैल्यूज़ को लिख देता हूँ। लेट्स मैं अल्फा लिखता हूँ इक्वल्स टू करके 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 ये रैंडम रख रहा हूँ मैं, ठीक है। किसी भी सीक्वेंस में हम रख सकते हैं इसको, इसे 10,000, ठीक है। ये मैंने कुछ अल्फाज की वैल्यूज़ रख ली। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस लिस्ट पे लूप चलाऊँगा बारी बारी। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे ज़रा बताएं। फॉर एन रेंज आएगा, डायरेक्ट लिस्ट पे चलेगा, डायरेक्ट लिस्ट पे हम क्या बोलेंगे फॉर अल्फ़ा, या हम अल्फ़ा को सिर्फ सिंपल लिख देते हैं ALP लिख देते हैं, ठीक है। फॉर अल्फ़ा को शॉर्टकट में LP लिख दिया इन अल्फाज, ठीक है। अल्फाज नाम है ना, मतलब एक से ज़्यादा को हमने उसमें एस साथ लगा दिया, ठीक है। तो उर्दू वाला अल्फाज नहीं है, ये है इंग्लिश वाला ही अल्फाज, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे ALP को, और ये पूरी चीज़ कहाँ आ जाएगी मेरी, इंडेंट हो जाएगी। ऐसे ही होता है ना भाई, इस तरीके से कुछ स्पेस पीछे आती है जब भी हम लूप चलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काम करते हैं, इसको हम पेरेंट के अंदर डाल देते हैं ताकि हमें इसका आउटपुट देखने को मिल जाए, पेरेंट। और इसको हम यहाँ पर एफ स्ट्रिंग में डाल देते हैं और यहाँ बोलते हैं R2 स्कोर, और ये हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। चले आते हैं जरा। तो क्या हो रहा है हमारे पास, शुरू के कुछ नंबर्स में 1 2 3 4 5 आइटरेशन तक तो क्या रहा हमारा, जो कोफिशिएंट है वो तकरीबन सेम ही रहा, मतलब कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए मुझे R2 स्कोर क्या देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहा है। अगर हम एंड में देखेंगे तो चेंज हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग के सिर्फ 3 to 4 डिजिट्स को कंसिडर करें तो यहाँ पे तकरीबन वो सेम ही लेके चल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या समझ आ रहा है हमें कि सिंस हमारे अल्फाज जो हैं, नहीं कोफिशिएंट जो है सॉरी, वो ऑलरेडी स्मॉल हैं, तो उसको इतना ज़्यादा फर्दर स्मॉल नहीं बना रहा। मेरी बात समझ रहे हैं। रिच रिग्रेशन हम यूज़ करते हैं कब, जब मॉडल ओवरफिट होना स्टार्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ओवरफिट होने की वजह से कोफिशिएंट्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो हम रिच या लासो रिग्रेशन का यूज़ करके उन कोफिशिएंट्स को कम करने की कोशिश करते हैं, सही है। तो होता क्या है, अभी जिस तरह आपने देखा कि मेरे पास एंड में जाके आई थिंक कहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से लेके आगे तक की वैल्यू से मेरे पास ये अब वैल्यूज़ कम हो रही हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, लास्ट 3 के अंदर हमें जो R2 स्कोर है वो कम देखने को मिल रहा है। और ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि इसने यहाँ पर कोफिशिएंट्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया होगा। बात समझ रहे हैं। तो इमेजिन करें अगर R2 स्कोर मुझे ट्रेनिंग पे अच्छा मिल रहा है, टेस्टिंग पे बहुत कम मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग वाली जो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ है उसको हम थोड़ा बहुत रिच रिग्रेशन की मदद से कम कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। हाँ भाई, जब बताएं जरा। ये फिटिंग की तरफ हम इसको लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है ओवर फिटिंग से बेस्ट फिट बनाने के लिए मॉडल को, सही। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, ज़रा हम लीनियर और रिच रिग्रेशन का ना कंपैरिजन करते हैं कि कोफिशिएंट्स किस तरह के हैं हमारे पास, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये बनाया था ना फीचर वाला, हमें पता चला था अच्छा भाई मीडियन इनकम के लिए उसने ये कोफिशिएंट रखा है लीनियर रिग्रेशन में, ठीक है। हाउस एज के लिए उसने ये वाला कोफिशिएंट रखा। तो हम ज़रा उसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास लीनियर और रिच रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स आएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा कोड लिखते हैं। अच्छा भाई, यहाँ देखें ज़रा कि मैंने अभी असल में ये वाली चलाई ना, तो लास्ट वाली को लेके आ रहा है। मैं सबसे पहले इसी वाले को चला देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले को सिर्फ हम चला के देखते हैं 0.01 की वैल्यू उस पर, और वापसी से मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ज़रा देखें, जब मैंने इसको
0.1 पर चलाया, ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी इस वाले कोड को दोबारा से एग्जीक्यूट कर दिया, अल्फा क्या रखा हुआ 0.01। इसका मतलब क्या है, बहुत माइनर सी पेनल्टी लगाओ, जितना अल्फा कम होगा उतनी ही माइनर सी पेनल्टी लगेगी, मतलब उतना ही कम कोफिशिएंट डिक्रीज होगा, सही है। तो जब मैंने उस 0.01 अल्फा की वैल्यू पर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा तो मुझे पता चल रहा है कि बहुत माइनर सा चेंज आ रहा है। देख रहे हैं 3957 आ रहा है यहाँ पे 3956 आ रहा है, ठीक है। तो बहुत माइनर सा चेंज हुआ। बाकी को भी ज़रा कंपेयर करें, ऑलमोस्ट सेम है ये वाला, सही है। और ये भी थोड़ा माइनर सा कम हुआ भाई, 74 एंड में यहाँ पे क्या है 71 आ रहा है एंड सो ऑन। आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि बहुत माइनर से यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहे हैं, सही बात समझ आ रही है। तो क्या बात की थी, ओवर फिटिंग के कोफिशिएंट्स बढ़ जाते हैं, ओवर फिटिंग में कोफिशिएंट्स बढ़ जाते हैं, उसको हम कब कर रहे होते हैं, रिज रिग्रेशन की मदद से, सही है। अब अगर मैं आपको यहीं पर ऊपर आऊँ और लेट से मैं इस 0.01 के बजाय इसको बोलूँ लेट से 100 बोल देता हूँ, ठीक है। वापसी से मैं इसको ट्रेन करवाता हूँ, प्रेडिक्शन करवाई, आउट स्कोर कैलकुलेट किया, इस वाली लाइन में भी नहीं रन कर रहा, वापसी आके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ज़रा देखें कि 100 वैल्यू रखी थी मैंने अल्फ़ा की, तो अब हमें थोड़ा ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 0.44 है, यहाँ पे कितना हो गया 0.43 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 009160, जबकि यहाँ पे 009397, ठीक है। थोड़ा सा क्या हुआ है, ये उसने बढ़ा दिया है, समझ रहे हैं। तो क्या कर रहा है वो, बाकियों को अगर कम कर रहा है तो हो सकता है कि किसी एक को बढ़ा भी दे रिलेशन समझ के, ठीक है। ये कोई समझे बात को, रैंडम काम नहीं हो रहा है, इसके पीछे एल्गोरिथम चल रहे हैं। तो ये जो काम कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है, सही है। तो ये आपकी हो गई रिज रिग्रेशन, ठीक है। ज़रा समराइज करेंगे क्या हमने इसमें डिस्कस किया जल्दी से। सिंपल सा कोड है, कोई इतना बड़ा कोड नहीं है, ठीक है। चलिए अब समराइज करें। हाँ, नहीं समझ आई, नहीं समझ ही नहीं आया मेरे ख्याल में। समझ आएगा तो फिर इस तरह से थोड़ी बैठते हैं। हाँ भाई, नहीं आई समझ। रिज रिग्रेशन ओवरफिटिंग में कोएफिशिएंट उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो रिज रिग्रेशन कैसे हम कोएफिशिएंट की वैल्यू को कम कर सकते हैं। लेकिन उसका ये फ़ायदा नुकसान होने के बाद वो कोएफिशिएंट की वैल्यू बहुत बढ़ा भी दे सकता है और कम भी कर सकता है। बिल्कुल सही है, लेकिन यूजुअली क्या करता है वो, कम करता है, ठीक है। यूजुअली कम करता है वो, चूँकि ओवर फिटिंग से लेके बेस्ट फिट बनाने का तरीका है वो। ये रैंडम रखना पड़ता है आपको। अब हो सकता है कि हम अभी तो हमारे डेटा में इतना कोई सफिशिएंट चेंज नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। देखो टीम आ रही है विजिट में ना, मतलब जो हेड है ना वो आ रहे हैं, तो किस हवाले से, तो किसी को भी ऐसी एक्टिविटीज करके मोबाइल बाहर ना हो और कोई ऐसे एक्टिविटीज के चीज़ों को कोई भी नीचे है, ठीक है। कोई भी अगर इसके में मसला आ रहा है तो मुझे बता देना, क्योंकि अगर वो ये चीज़ आपकी नोट हो गई फिर आपके लिए मसला होगा, ठीक है। मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, और मोबाइल और में अंदर रख दीजिएगा। वो आ रहा है। अच्छा, आईटी के जो हेड, हाँ, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा आदमी आ रहा है, ठीक। मैं इन्फॉर्म कर दूँ। अच्छा भाई, अल्फ़ा की वैल्यू की बात कर रहे थे आप, तो देखें अल्फ़ा की जो वैल्यू है ना बेसिकली वो हम खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है। रैंडमली रखते हैं हम और देखते हैं कि हमें किस अल्फ़ा की वैल्यू पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सही है। लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू की परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस मिलने का मतलब क्या है कि ट्रेनिंग पर भी मेरी एक्यूरेसी जो है थोड़ी सही हो गई है, और टेस्टिंग पर भी, ठीक है। ओवर फिटिंग को दो तरीके से हम देख रहे हैं ना, मतलब ओवर फिटिंग हो या ना हो, कोई भी अंडर फिट वाले मॉडल क्यों ना हो, हम कंपेयर दोनों को कर रहे होते हैं, टेस्टिंग वाले पर भी ट्रेनिंग वाले पर भी उसकी R2 स्कोर हम देख रहे होते हैं, ऐसा ही है ना। तो अगर ट्रेनिंग पर हमें परफॉर्मेंस उसकी मिली है लेट से 50% मिल रही है, तो टेस्टिंग पर भी हमें फिर उसके करीब करीब मिलनी चाहिए, सही है। तो बेसिकली ये हमारा हो गया रिज रिग्रेशन। एक मतलब आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं इसकी, फिलहाल हम लास्ट में पढ़ते हैं। अच्छा, डिड रिज रिमूव एनी फीचर, क्या इसने कोई फीचर को रिमूव किया? कोड दिखा दूँ? अच्छा भाई,
देखें ऊपर तो हमने सब वो जो है ना डेटा लोडिंग वाला काम किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग को उठा के हाउसिंग में डाल दिया, उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ से हमने डेटा करके डेटा उठा लिया और कॉलम्स में जाके हमने फीचर नेम्स उठा लिए। सही है। अगर आप देखना चाहें तो हाउसिंग को एक नज़र देख लें। हाउसिंग के अंदर इस तरह से डेटा आ रहा है, एक आपकी डिक्शनरी है, ठीक है, एक डेटा की है उसके अंदर, फिर आपका एक टारगेट कॉलम है जो हम वाई एक्सिस जिसको कंसिडर करते हैं, और फिर हमारे पास फीचर नेम्स है कि हमारे जो डेटा है ना उसके मतलब डेटा किन किन फीचर्स का है। सही है। तो ये सारे फीचर नेम्स हैं जिसको हम कॉलम्स का नाम बोलते थे, ठीक है। और हाँ आई थिंक यही है, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे होते हैं, डेटा इक्वल्स टू करके हाउसिंग डॉट डेटा लिखते हैं, ताकि क्या हो, यहाँ से डेटा निकल कर आए, ये पूरा एरे वाला डेटा निकल कर आएगा, ठीक है, और मेरा किस में आ जाएगा, डेटा बन जाएगा वो। लेकिन आगे बोलने के कॉलम्स बना दो, किसको कॉलम्स बना दो, हाउसिंग में जाओ, वहाँ से किसको उठाओ, फीचर नेम्स को। तो खुद से क्या करेगा, फीचर नेम्स उसने इस तरह से लिस्ट बना के लिखे हुए, तो लिस्ट के सारे फीचर नेम्स को उठाएगा और बारी बारी कॉलम के ऊपर लगा देगा नाम के तौर पे। ये इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने जब df डॉट कॉलम्स किया, अच्छा इसको हमने df में सेव करवा दिया ताकि मेरा एक डेटा फ्रेम बन जाए। फिर df डॉट कॉलम्स हमने किया, ये कॉलम्स के नेम्स आ गए आपके पास। फिर हमने क्या किया, हाँ प्राइस वाला कॉलम अभी तक हमने ऐड नहीं किया था। टारगेट कॉलम क्या है मेरा, ये ना टारगेट प्राइस है बेसिकली, ठीक है। तो इसको तो अभी तक मैंने यहाँ पर ऐड ही नहीं किया, यहाँ देख रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, इसलिए बाद में जाके डिक्शनरी में जिस तरह से की वैल्यू ऐड करते हैं, इसी तरीके से हमने यहाँ पे प्राइस का नाम देके हाउसिंग डॉट टारगेट करके प्राइस वाले कॉलम को भी इसमें अपेंड कर दिया या ऐड करवा दिया। सही है यहाँ तक। टारगेट, अच्छा देखें टारगेट जो है ना बेसिकली असल में ये जो हमें डिक्शनरी पे दिख रहा है ना डेटा, ये डिक्शनरी में सिर्फ दिख रहा है, लेकिन ये है ये ऑब्जेक्ट। ये डेटा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको याद होगा जब भी हम ऑब्जेक्ट के साथ काम करते थे उसको डॉट डॉट करके इस्तेमाल करते हैं। सही है, ऐसे ही है ना। जब तक कोई स्पेस ना हो, स्पेस ना मतलब नेम में कोई स्पेस ना हो तब तक तो डॉट करके चला सकते। स्पेस होती थी वो ब्रैकेट लगा। अच्छा देखें आप कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे। वो जो बात कर रहे हैं ना आप, वो हो रही है डेटा से डेटा निकालने की, डेटा फ्रेम से डेटा निकालने की बात हो रही है। मैं बताता हूँ। लेट से यहाँ पर मैं अगर एक कॉलम ऐड कर दूँ जिसके अंदर एक स्पेस आ जाए, ठीक है, डेटा फ्रेम में कॉलम ऐड कर दूँ जिसमें स्पेस आ जाए, तो क्या होगा फिर मेरे पास। लेट से मैं कर देता हूँ, यहाँ पे df मैंने नाम रखा और यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट मार्क्स, ऐसे ही रैंडम लिख दिया, ठीक है। और इक्वल्स टू करके मैं लिख देता हूँ लेट से 90। तो ये क्या करेगा, std स्पेस मार्क्स के नाम से एक न्यू कॉलम बनाएगा और सबको क्या साइन कर देगा 90। तो एग्जीक्यूट किया, अब ज़रा देखें आपके पास ये कॉलम का नाम आ गया और इसमें सबकी वैल्यूज 90 हो गई, ठीक है। तो अगर आप अब डेटा फ्रेम में आपके पास डेटा मौजूद है और अगर आप डेटा फ्रेम से वैल्यू निकालने चाह रहे हैं ना, तो आप अगर std करके मार्क्स लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। आप इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से सिंगल कोट में बंद करना पड़ेगा जैसे डबल कोट के अंदर, और फिर निकालेंगे तो ये काम करेगा। सही है। लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो हाउसिंग है ना, ये बेसिकली मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इसकी टाइप भी चेक करूँ, सबर करें, sklearn.utils.bunch मतलब अभी ये कोई न्यू चीज़ आई है, लेकिन समझे बात को कि हमारे पास क्या है, कंटेनर ऑब्जेक्ट एक्सपोजिंग कीज एज एट्रीब्यूट्स। सही है। ये है क्या एक ऑब्जेक्ट की है डिक्शनरी जिस तरह से दिख रही है ना हमें यहाँ पे, बाहर इसके इस तरह कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है और एंड में भी कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये डिक्शनरी है नहीं, ये है क्या, एक कंटेनर है ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ही है बेसिकली ये, जिसमें कीज क्या है, एट्रीब्यूट्स के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। समझ रहे हैं, एट्रीब्यूट्स पता है ना, एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े थे, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। सही है। तो वो इसी वजह से हम यहाँ पे डॉट करके टारगेट लिख रहे हैं। एट्रीब्यूट्स इनिट में हम डिफाइन करते थे, आपको अगर थोड़ा बहुत माइंड में आ रहा हो, इनिट सबसे पहला कंस्ट्रक्टर बनता था मेथड, और फिर उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स को लिखा करते थे। तो ये उस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। खैर इस वाले कॉलम को दोबारा से डिलीट करते थे हम, डेफ डेल होगा ना, डेफ, और जिस तरह डिक्शनरी से डेटा डिलीट करते हैं इस तरीके से यहाँ से भी हमारा कॉलम रिमूव हो जाएगा। सही, वापसी इसको प्रिंट करेंगे तो कॉलम चला गया। सही है। खैर इसको हटा देते हैं वापसी। अच्छा फिर क्या करा हमने
डेटा तो हमारा बिल्कुल सही तरीके से भी मौजूद है। अभी फ़िलहाल हमने इस पर कोई भी इन वन वर्ड इनकोडिंग या कुछ भी परफॉर्म नहीं करना। सिंपल क्या करना है, एक्स और वाई को सेपरेट करना है ताकि हम ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट चला सकें। सही है, तो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट चलाने के लिए क्या करेंगे, हमें एक्स और वाई पता होना चाहिए। देखिए अगर आप ना, एक अप्रोच होती है टॉप टू बॉटम, एक होती है बॉटम टू टॉप। इसका समझें, बॉटम टू टॉप के अंदर आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि आपने इस पर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करनी है, लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करनी है। अब आप लोग सोच के देखें, अगर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करनी है तो हम एक एल आर करके इक्वल्स टू करके क्या बनाते हैं, लीनियर रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। याद आ रहा है सबको ये चीज़? ठीक है, ये हम एल आर बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, एल आर के बाद फिट चलाते हैं डायरेक्ट। अगर डेटा हमारा प्रॉपरली फॉर्मेट हुआ है, रेडी हुआ हुआ है, तो एल आर डॉट फिट करेंगे और क्या करते हैं, उसको एक्स ट्रेन दे दें, ऐसे ही है। और फिर क्या करते हैं, कॉमा लगा के वाई ट्रेन दे दें। लेकिन अब बात समझें, अभी मेरे पास जिस तरह का डेटा मौजूद है, क्या उसमें से एक्स ट्रेन वाई ट्रेन निकाल सकता हूँ? या इन सिंपल वर्ड्स, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन कहाँ से आता है? आपको ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट चलाना पड़ता है। याद आ रहा है? ये सबसे एंड का स्टेप होता है ना हमारा, ट्रेनिंग वाला स्टेप। ठीक है, अब मैं बॉटम से टॉप पे लेके आ रहा हूँ आपको। सही है, तो ट्रेनिंग, अगर आपको एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन चाहिए तो आपको पता है आपको चलाना पड़ेगा क्या, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन होता है, चलाना पड़ेगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और इसमें क्या पास करते हैं हम, एक्स और वाई, एग्जैक्टली एक्स और वाई पास करते हैं। ठीक है, और अब आपको यहाँ तक अगर आप पहुँच गए, फिर रैंडम स्टेट वगैरह भी हम पास करते हैं, उसकी फिलहाल बात नहीं कर रहे, एक्स और वाई। तो अभी जो मेरा डी एफ है ना, उसमें से मैंने एक्स और वाई को सेपरेट किया नहीं किया, तो आप बोलेंगे मुझे एक्स और वाई को सबसे पहले सेपरेट करना पड़ेगा। और एक्स जब आपके माइंड में आएगा, जब भी आप बोलेंगे अच्छा एक्स मेरे क्या होता है, इनपुट कॉलम्स होते हैं विदाउट वाई। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉप किया प्राइस वाले को, एक्सिस 1 पास किया और एक्स में सेव करवा दिया। तो मेरे सारे इनपुट कॉलम्स यहाँ आ गए, आउटपुट कॉलम वाई के अंदर आ गया। फिर हमने क्या किया, जो नेक्स्ट स्टेप था उस पर हमने काम किया, ट्रेंड टेस्ट वाई ट्रेंड टेस्ट करके स्प्लिट किया, लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको फिट किया मॉडल को, फिर प्रेडिक्शन करवाई और R2 स्कोर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, स्कोर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं और R2 स्कोर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। सही है, यहाँ तक क्लियर है? ये लीनियर रिग्रेशन हुई। ये सही, यही सेम काम किससे करेंगे, रिच से भी करेंगे। लेकिन याद रखें, रिच को अब आपको समझ आ जाना चाहिए, रिच कब यूज़ होगी भाई, कॉफिशेंट्स को रिड्यूस करने के लिए, पेनल्टी लगाने के लिए, पेनल्टी। ठीक है, और सिर्फ कॉफिशेंट्स को रिड्यूस करती है, फीचर्स को रिमूव नहीं करती, याद रखिएगा। तो अब उस पर भी क्या करना पड़ेगा, इन दी एंड जाके आपको मॉडल को फिट करना पड़ेगा। कहाँ गया, ये देखें, मॉडल आपको फिट करना पड़ेगा। और क्या देंगे फिट करते वक्त, फिट मतलब ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करवानी है मॉडल की। तो डेटा सेट कौन सा देंगे, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन का डेटा देंगे हमेशा। सही है, ये तो फिक्स है, जितनी भी मशीन लर्निंग पढ़ लें आपको ट्रेनिंग डेटा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन करके ही देना पड़ेगा। नाम भले कुछ और रख लें, मर्जी है आपकी, लेकिन एक कन्वेंशन बन गई है। ठीक है, तो मुझे बताएं, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन का मैंने ऊपर रेडी करके रखा हुआ था ऊपर, ये देखें ना। अभी जब मैंने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करी थी तो मैंने उसको एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को सेपरेट करके रख दिया था ना, मतलब जो भी हम प्रोसेस करते हैं हमने प्रोसेस करके रखा हुआ है। सही है, तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पास करूँ, कहाँ गया, तो मेरे पास डेटा तो सही तरीके से ऊपर मौजूद है, बस मैंने उठा के उनकी वैल्यूज को यहाँ पास कर दिया। तो उसी डेटा पे जो हमने सेपरेट किया था, यहाँ पे इस रिच वाले की भी ट्रेनिंग हो गई जी। फिट वाले के साथ ट्रांसफॉर्म भी चलाते हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्म जब चलाते हैं उसके डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, वो हम चलाते हैं मिन मैक्स स्केलर में, अगर आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, या एक होता है स्टैंडर्ड स्केलर, अगर आप उसकी तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। या पॉलीनॉमियल फीचर में किया था वाला काम है, याद है, जिसकी वजह से मसला आ गया था, वो बीच में हम लोग रुक गए थे, ट्रांसफॉर्म नहीं किया था, हम सिर्फ फिट कर रहे थे, याद है ना। तो बेसिकली आपके पास फिट ट्रांसफॉर्म जब होता है, जब आपने क्या करना है, हाथ क्या उस डेटा में मॉडिफिकेशन भी करनी है। सही है, तो हम अभी एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं करे, जस्ट बोलने के तुम पैटर्न समझ लो इस डेटा के जाकर। सही है, और ये आपको माइंड में आ गया कि अल्फा हमें पास करना पड़ेगा, अल्फा हमें देना पड़ेगा। फिर इन दी एंड क्या करा, वही प्रेडिक्शन करवानी है। ये बिल्कुल लीनियर रिग्रेशन वाला तरीका है। सही है, जो हम लीनियर रिग्रेशन में यूज़ करते हैं, प्रेडिक्शन आपने पास करी और फिर आपने R2 स्कोर कैलकुलेट कर लिया। सही है, तो तरीका सेम रहेगा। देखें, लीनियर रिग्रेशन हो गई, रिज हो गई, अब लासो पढ़ने जा रहे हैं तो स्टेप सेम रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन काम अलग अलग तरीके से होते हैं। तो अब ज़रा मुझे जल्दी से बताएं, रिज क्लियर है आपको, तो लासो पे पढ़ूँ, चले आगे बढ़ते हैं, लासो पे चलते हैं। बस ये क्वेश्चन देखने की नज़र कि
रिज ने कोई भी फीचर रिमूव नहीं किया, जस्ट क्या किया है, रिड्यूस किया है कोफिशिएंट को, ठीक है। और सामने आपके मौजूद है 8 कॉलम्स हैं आपके, और इनिशियली भी कितने थे आपके, 8 ही कॉलम्स थे इनपुट के अंदर, एक बाय वाला कॉलम था आउटपुट का, ठीक है। सिमिलरली व्हाट चेंज कंपेयर टू लीनियर रिग्रेशन, क्या हुआ इसके अंदर, कोफिशिएंट्स रिड्यूस हुए हैं जस्ट, ठीक है। व्हाई डोंट वी ऑलवेज यूज अ वेरी लार्ज अल्फा, क्यों हमेशा बहुत ज़्यादा बड़ा अल्फा क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है, आपका क्वेश्चन था ना, ऐसा पॉसिबल है कि अगर हमने बहुत लार्ज अल्फा की वैल्यू यूज़ कर ली तो हमारा मॉडल जो है ना वो अचानक से बहुत कम हो जाए, समझे बात को। यहाँ तो हमने क्या किया, कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ रखी है, 0.001 इस तरह करके हमने 10,000 तक चले गए। 10,000 काफ़ी बड़ी वैल्यू है अल्फा की, सही है। तो क्या हुआ, जब मैं 10,000 पे गया तो आप देख रहे हैं जब जाके मेरी वैल्यू काफ़ी कम होना शुरू हुई है। तो अगर मैं डायरेक्टली लेट से 10,000 रख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारी जो R2 स्कोर की वैल्यू हमें बहुत छोटी देखने को मिल रही होगी। अच्छा, तो क्या बोल रहा था मैं कि अगर हमने अल्फ़ा की वैल्यू डायरेक्टली बहुत बड़ी रख दी तो क्या होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। तो हमने इतना ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना होता, समझ रहे हैं बात को। मतलब हम ये देखते हैं हमें वो वाली अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए होती है जिस अल्फ़ा की वैल्यू पर मेरी ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी क्या हो जाए, क्लोज आ जाए। मुझे वो अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए होती है, मेरी बात समझ रहे हैं। अभी तो हमने यहाँ पे रैंडम वैल्यू रखी है ना, कहाँ गई, ये रैंडम हमने वैल्यूज यहाँ पे रखी हैं और इसमें बहुत बहुत ज़्यादा गैप मौजूद है, सही है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह की बहुत स्मॉल सी वैल्यूज़ लेके पहले टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, और कंपेयर कर रहे होते हैं किसको, हम ट्रेनिंग वाली एक्यूरेसी को, R2 स्कोर की वैल्यू को, और टेस्टिंग वाली R2 की वैल्यू को। तो वो अल्फ़ा की वैल्यू जिस पे मुझे ट्रेनिंग और टेस्टिंग की वैल्यू क्लोज मिल जाए, वो वाली अल्फ़ा की वैल्यू मेरे लिए क्या होती है, ज़्यादा बेस्ट सूटेड होती है, सही है। तो इसीलिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इतनी बड़ी अचानक से क्यों नहीं रखते थे, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बेस्ट अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से मिस हो जाए। जिस अल्फ़ा की वैल्यू पर मुझे ट्रेनिंग और टेस्टिंग क्लोज मिलने थे, वो वाला अल्फ़ा मुझसे मिस हो जाए। तो इसलिए हम डायरेक्ट अचानक से बड़ी वैल्यू नहीं रखते, हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ को रख के टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ आ रही तो लासो भी बिल्कुल यही है, ठीक है, एक माइनर सा चेंज है, बाकी यही है। अब लासो क्या करता है, एक अच्छी एग्जाम्पल लिखी हुई है, ये भी क्या करता है, आपका ओवरफिटिंग रिड्यूस करता है, ठीक है। कोफिशिएंट्स को ये भी क्या करता है, स्मॉल करता है, ठीक है। लेकिन सॉरी, ये तो रीच करता है, रिड्यूस ओवरफिटिंग, रीच क्या करता है, ओवरफिटिंग रिड्यूस करता है, कोफिशिएंट्स को स्मॉल करता है। लेकिन लासो पता है क्या करता है, लासो कोफिशिएंट्स को ख़त्म कर देता है। ऐसे कॉलम्स जिनका आउटपुट कॉलम पर इफेक्ट ही नहीं है, या अगर इफेक्ट है तो बहुत कम इफेक्ट है, तो क्या करेगा, लासो उनको बिल्कुल सही ख़त्म कर देगा, उनके कोफिशिएंट्स को क्या बना देगा, 0 बना देगा, सही है। किस तरह, एक अच्छी एग्जाम्पल लिखिए, लेट से भाई कोई बंदा कहीं घूमने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो जहाँ वो सिर्फ लेट से 4-5 दिन के लिए रहे, लेकिन क्या कर रहा है, 20 शर्ट्स रखता है, लेट से 10 शूज़ रख रहा है, ठीक है, 15 जैकेट्स रख रहा है। तो क्या जिस मकसद के लिए वो जा रहा है, जिस जगह जा रहा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें रखने की ज़रूरत है नहीं है, तो क्या करेगा, कुछ चीज़ें कम कर देगा, सही है, क्योंकि उसकी हो सकता है नीड ही ना हो, समझ रहे हैं, उस चीज़ की नीड ही ना हो। तो इसीलिए लासो भी क्या करता है, यही सेम काम करता है कि इतने सारे आपके कॉलम्स अगर उसको देखने को मिल रहे हैं, तो क्या करेगा, अपने इंटरनल एल्गोरिथम्स को रन करके चेक करेगा कि क्या हर कॉलम जो आउटपुट कॉलम है उस पर इफेक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा। अगर नहीं इफेक्ट आ रहा तो क्या करेगा, उस फीचर को ही खत्म कर देगा। किस तरह खत्म करेगा, कोफिशिएंट को 0 बना देगा, कॉलम रिमूव नहीं करेगा, कॉलम को डिलीट नहीं करेगा, कॉलम तो रहेगा हमारे डेटा के अंदर, लेकिन उससे कोफिशिएंट को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो जब इस तरह से काम करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका उस पर इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, सही है, समझ गए बात। यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, आप लोग उसको पढ़ लिएगा, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पॉइंट आपको क्लियर हो गया। हाँ भाई, जल्दी से बताएं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने आज लॉजिस्टिक रिग्रेशन कंप्लीट करनी है, सही है। तो जी, अब R2 स्कोर पे इफेक्ट क्या होगा, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, ओवरफिटिंग को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास डेटा के अंदर कोफिशिएंट्स काफ़ी बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो रीच क्या बोलते हैं कि मैं सिर्फ क्या करूँगा, जो बड़े कोफिशिएंट्स हैं ना उनको कम करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये मेक श्योर करते हुए कि मेरी टेस्टिंग और ट्रेनिंग एक्यूरेसी करीब करीब आ जाए, रिच ये बोलता है। लेकिन लासो क्या बोलता है कि भाई अगर ऐसा कॉलम जिसका ओवरऑल डेटा पर या आउटपुट कॉलम पर इफेक्ट ही नहीं है तो उसको रखने का क्या फ़ायदा, भले छोटे कोफिशिएंट के साथ रखो तो, लेकिन रख क्यों रहो, उसको बिल्कुल से ख़त्म कर दो, क्योंकि उसको होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा,
ये बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एक कॉलम है उसका आउटपुट कॉलम पे कोई फ़र्क ही नहीं है, कोई डिफरेंस है ही नहीं, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आउटपुट कॉलम पे, वो मौजूद है तो जब भी वही वैल्यूज़ हैं, अगर उसको हटा दें तो जब भी क्या है वही वैल्यूज़ देखने को मिलनी है, या अगर चेंज आ भी है तो बहुत माइनर सा चेंज आ रहा है तो लासो क्या करेगा, उसको एज इट इज़ हटा देगा, मतलब उसके कोफिशिएंट को 0 बना देगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपको क्या कहलाता है, ये आपको ये लासो रिग्रेशन वाला मैकेनिज्म परफॉर्म करता है। सही है। एक चीज़ यहाँ पे देख लें, रिच को हम क्या बोलते हैं, L2 रेगुलराइजेशन। ठीक है, हो सकता है आपको रिच के बजाय कहीं पे L2 रेगुलराइजेशन देखने को मिले तो उसका नाम मतलब क्या है, वो रिच की बात कर रहा है। सिमिलरली अगर आपको L1 देखने को मिल जाए कहीं पे तो वो किसकी बात कर रहा होगा, लासो की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो रिच श्रिंक करता है जबकि लासो श्रिंक्स करने के साथ साथ कुछ को 0 भी बना देता है। बिल्कुल ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ लीजिएगा, सारी डिटेल लिखी हुई मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलें, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। अब मैं मैनुअली नहीं लिख रहा, मैं ऊपर जाता हूँ वापसी से, और लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के लिए हमने काफ़ी सारी लाइन्स लिखी हुई, मैं उसको कॉपी करके ले आता हूँ। अच्छा, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, लोड डेटा सेट ऑफ कैलिफोर्निया हाउसिंग अलोंग द टारगेट। ठीक है, चलें, अब आप लोग बताएं, वही मुझे कैलिफोर्निया हाउसिंग वाला डेटा दोबारा से बनाना है। ठीक है, और दो बना हुआ लेकिन एक मरतबा बना दें ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्या करूँगा, PD डॉट, बल्कि चले हाँ पहले हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हाउसिंग इक्वल टू करके क्या लिखता हूँ मैं, फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग। तो ये क्या करेगा, मेरा हाउसिंग का एक ऑब्जेक्ट बना देगा। सही है, मैं आपको इसका आउटपुट ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। चलें, अब इसको क्या करना है, मुझे डेटा फ्रेम में लेके जाना है। तो क्या लिखूँगा, PD डॉट डेटा फ्रेम, और फिर डायरेक्ट लिखूँगा डेटा इक्वल्स टू, हाउसिंग के अंदर डेटा की एक की थी लेकिन वो एट्रीब्यूट है। ठीक है, की दिख रही है लेकिन वो है एट्रीब्यूट। और कॉलम्स में क्या बताऊँगा इसको, इक्वल्स टू करके हाउसिंग डॉट फीचर नेम्स, फीचर नेम्स। ठीक है, एक मतलब एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो आपका डेटा इस तरीके से आ गया। सही है, तो इसको हम लेट से DF के अंदर ही सेव कर देते हैं वापसी से, और टारगेट को भी हम यहीं पे ऐड कर देते हैं। क्या करूँगा मैं टारगेट के लिए, DF प्राइस इक्वल्स टू हाउसिंग डॉट टारगेट। टारगेट उसका नाम था की का, याद होगा आपको। ठीक है, चलें, एक मरतबा ज़रा इसको हम DF करके हेड लगा देते हैं इसका, ताकि पता चल जाए कि हमारा टारगेट कॉलम भी आ गया। सही है यहाँ तक? चलें, X और Y सेपरेट करना है, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर अभी हमें डेटा को कुछ वन हॉट इनकोड या मिन मैक्स स्केलर या स्टैंडर्ड स्केलर पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे? वरना हम इस स्टेप के बाद पहले मिन मैक्स स्केलर या स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से X को सेपरेट कर लेते हैं। तो क्या करूँ मैं, बताएं, DF डॉट ड्रॉप, और क्या नाम पास करूँगा इसको, प्राइस, और एक्सिस में बताऊँगा 1। ठीक है, प्राइस का कॉलम चला गया और इसको मैं सेव कर देता हूँ फाइनली X के अंदर। ठीक है, Y इक्वल्स टू करके क्या हो जाएगा, DF, और यहाँ से प्राइस निकाल लेंगे, और अब मेरे पास X और Y सेपरेट हो चुका है। ठीक है, चलिए ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट चलाना है। ठीक है, तो आपको मालूम है X ट्रेंड, X टेस्ट, Y ट्रेंड, Y टेस्ट इक्वल्स टू ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट X, Y, रैंडम स्टेट में 2 बोल देते हैं, टेस्ट साइज में बता देते हैं इसको 0.2 रख लो। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब लीनियर रिग्रेशन दोबारा अप्लाई करनी है, फिलहाल नहीं कर रहे। ऊपर पढ़ के आया ना भी, लीनियर रिग्रेशन अभी भी हमने पढ़ी है, नहीं कर रहा मैं अप्लाई। रिच रिग्रेशन बिल्कुल अभी भी पढ़ी है, नहीं कर रहे। ठीक है, आप लोग इसको खुद से करिएगा, लासो पे जा रहा हूँ मैं डायरेक्ट। सही, तो अगेन स्टार्ट कहाँ से होगा, हम समझे बात को। सबसे पहले इन तमाम मॉडल्स का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। सही है, तो मैं लेट से यहाँ पे इसको बोलता हूँ लासो इक्वल्स टू, लासो का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया। ये रिच है ना, ये देख रहे हैं, रिच के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रिच के बाद लासो भी लिखना पड़ेगा, कि मैं लासो मॉडल को भी यहाँ पे इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। एग्जीक्यूट किया उसको मैंने, और अब आके इसको मैं लासो का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। सही है, अच्छा, लासो के ऑब्जेक्ट बताते वक्त हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पास कर देते हैं। सही है, मैंने कहा रिच और लासो
तकरीबन इनके कोड सेम तरीके से चलते हैं, मतलब जो स्टेप्स है लिखने को बिल्कुल सेम है। लीनियर के अंदर भी तकरीबन फॉलो होता है तरीका, उसमें अल्फ़ा नहीं आता, बस अल्फ़ा नहीं आता लीनियर रिग्रेशन के अंदर। ये समझ रहे हैं बात को भाई? ये देखें ना, लीनियर रिग्रेशन में हम कुछ लिखते हैं क्या ब्रैकेट में, सिर्फ ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। तो लासो के अंदर अल्फ़ा हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, छोटा अल्फ़ा रख लेते हैं फिलहाल के लिए, अल्फ़ा इक्वल्स टू करके 0.1 लिख देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो मेरा लासो का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। चलें अब क्या करेंगे उसके बाद हम, जी भाई थोड़ा सा स्टेप्स आगे पीछे होगा मेरे ख्याल में, खैर लेकिन आपको पता है क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो क्या लिखूंगा, लासो डॉट फिट, अच्छा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ठीक है। लासो इस अल्फ़ा की वैल्यू के साथ ट्रेन हो गया, सही है। अब क्या करेंगे, हम प्रेडिक्शन निकलवाएंगे उससे, ऐसा ही है। प्रेडिक्शन किस पे निकलवाएंगे, लासो डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट, ये वैल्यूज दिखा देगा। हम इसको किसी जगह सेव कर लेते हैं, लेट्स से मैं बोलता हूँ वाई प्रेडिक्ट लासो, सही है। मैंने इसका लासो करके नाम दे दिया, सही है भाई यहाँ तक। अच्छा फिर क्या करते हैं, R2 स्कोर निकाल लेते हैं सबसे पहले तो, ताकि आइडिया हो जाए कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट R2 स्कोर ऑन ट्रेनिंग डेटा, और हम कॉमा करके लिख देते हैं इसको, डायरेक्ट R2 भी लिख सकते हैं, वरना आप चाहें तो लासो डॉट स्कोर का भी यहाँ पे मेथड मौजूद है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ क्या देंगे, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ट्रेनिंग वाले पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम यहाँ से कॉपी करके नीचे आते हैं, और यहाँ पे क्या बताएंगे इसको, हाँ भाई R2 स्कोर किस का, वाई प्रेडिक्ट लासो और वाई टेस्ट, ऐसे ही है भाई। और यहाँ पे ट्रेनिंग के बजाय टेस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। अच्छा भाई R2 स्कोर हमने लासो में नहीं, अच्छा सॉरी लासो तो नहीं होगा ना भाई, डायरेक्ट R2 स्कोर चलाते हैं ना हम, तो डायरेक्ट R2 स्कोर लिखते हैं, सही है। तो देख रहे हैं इसने क्या किया है, 0.54 से कहाँ उठा के फेंक दिया उसको, वैल्यू को नेगेटिव में जा रही है, मतलब इसने कुछ ज़्यादा ही कोफिशिएंट्स को निकाल दिया, ऐसे ही है। देखते हैं, कंपेयर करते हैं एक मरतबा, कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई इसने किया क्या है, किन किन कॉलम्स को इसने 0 बनाया। तो क्या करेंगे, PD डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम के बाद हम यहाँ पे इसको डिक्शनरी बना के देते हैं, बोलते हैं एक फीचर्स का कॉलम बना दो, और इसमें वैल्यूज कहाँ से ले आओ, एक्स डॉट कॉलम्स के अंदर से। अच्छा एक्स कॉलम क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको याद होगा सबसे टॉप पर हमने एक्स के अंदर इनपुट वाली वैल्यूज डाली थी, सारी इनपुट कॉलम्स के सारे डेटा उठा के डाल दिया था, और वाई में सिर्फ आउटपुट को डाला था। तो मैंने बोला एक्स वाला जो टोटल डेटा है ना इनपुट का, उसके कॉलम्स ले आओ, सही है। तो ये सारे इनपुट वाले कॉलम्स के नेम्स लेकर आ जाएगा। अच्छा फिर आगे हम यहाँ पे बताते हैं लीनियर रिग्रेशन को भी हाथ के हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तीनों को कंपेयर कर लेते हैं, लीनियर रिग्रेशन और क्या होगा, LR डॉट कोफिशिएंट, ठीक है, कॉमा करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे लीनियर के बजाय लिख देते हैं रिच को, ठीक है। और यहाँ पे हम तीनों को लिख लेते हैं एक साथ ही, ताकि आइडिया हो जाए तीनों की क्या वैल्यूज रही है, ठीक है। और रिच के बजाय यहाँ पे क्या कर देते हैं, लासो, और यहाँ पे इस जगह पे लासो करके वैल्यूज प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब जरा कंपेयर करें, चार्ट आ गया। तो लीनियर रिग्रेशन को फिलहाल हम कंसिडर ना करें तो मसला नहीं है। रिच को देखें, रिच में क्या है, हमारे पास वैल्यूज हमें छोटी होती भी मिल रही है, ठीक है। और ये रिच पे हमने किस पे क्या वैल्यू चलाई थी, आई थिंक 100 चलाई थी, मुझे याद पड़ा। ये जो रिच की वैल्यूज आ रही हैं वो किस अल्फा की वैल्यू के अगेंस्ट आ रही है, अल्फा की वैल्यू 100 थी, सही है। और लास्ट में हमने सिर्फ क्या रखा, 0.1 रखा है, इसका जो कोफिशिएंट है, अल्फा की वैल्यू 0.1 रखी है। तो जरा देखें, बिल्कुल 0 दिख रहा है आपको, और ये भी क्या दिख रहा है आपको, बहुत मतलब ऑलमोस्ट 0 मिल रहा है, ठीक है। और बाकी वैल्यूज इसने क्या करी है, हमारे पास कम करी है, ठीक है। 0.44 से कहाँ ले आया उसको, 0.39 पे ले आया। सिमिलरली अच्छा एवरेज बेडरूम्स,
एवरेज बेडरूम्स और एवरेज रूम्स, अगर आपको याद हो शायद हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि ये एक तरीके से रिडंडेंट कॉलम है, ठीक है। तो एल्गोरिथम जब चला तो उसको पता चला कि भाई ये दोनों रिडंडेंसी दे रहे हैं, मतलब चीज़ एक ही है और ये क्या कर रहे हैं, मतलब सेम ही इंफॉर्मेशन के बारे में बार बार इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। तो उसने क्या किया, पहले इन दोनों कॉलम्स को देखा कि इन दोनों कॉलम्स का मेरे जो आउटपुट कॉलम है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ा तो उसने क्या किया, दोनों को उठा के 0 बना दिया। देखिए पढ़ रहा होगा बिल्कुल, लेकिन क्या है बात को समझें, हमने इसकी पेनल्टी क्या लगाई हुई है, ज़्यादा लगाई हुई है ना। ये अल्फा हमने 0.1, हमें लग रहा है छोटा सा नंबर है, लेकिन हो सकता है कि इस 0.1 के अगेंस्ट ही क्या कर रहा है, ज़्यादा पेनल्टी अप्लाई कर रहा है। हम एक काम करते हैं ना, इसको 0.001 करके देख लेते हैं, इसकी पेनल्टी कम कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है, वापसी से हम आते हैं तो देखें वो 0.60 दिखा रहा है, 606 ट्रेनिंग पे, जबकि टेस्टिंग पे कितनी दिखा रहा है, 33 दिखा रहा है, ठीक है। और वापसी अगर हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो अब हमें इतना कोई बड़ा फर्क नहीं मिलेगा, सही है। ये इसने क्या किया है, इस वाली वैल्यू को चेंज किया है और बाकी इस वाली को कम किया है, बिल्कुल ऐसी है। 6 मतलब नंबर बड़ा हुआ है, लेकिन नेगेटिव के अंदर नंबर बड़ा होने का मतलब क्या होता है, वो और छोटा हो गया, सही है। देखिए ना भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, ये आपकी होती है नंबर लाइन, ये 0 है, इसके नेगेटिव पे लेफ्ट पे कौन सी वैल्यूज होती है, नेगेटिव। यहाँ पे कौन होगा, माइनस का 1 या माइनस का 2 या माइनस का 3। अब इमेजिन करें पहले वैल्यू कितनी थी, 0.00000 आई थिंक 2 थी, उसके बाद ऐसी है ये 5 0 है, एक और 0 आएगा, ठीक है। अब 6 कहाँ पे मिलेगा मुझे, 6 इसके राइट पे मिलेगा या लेफ्ट पे मिलेगा, और लेफ्ट जाना पड़ेगा। लेफ्ट जाने का मतलब क्या है, नंबर दिखने में बड़ा हो रहा है लेकिन वैल्यू वाइज या इंपॉर्टेंस वाइज वो और कम हो रहा है, सही है। तो 0.006 और कहीं आगे इस जगह जाके मिल रहा होगा, सही है, समझ रहे। तो खैर समझे इस बात को कि हम जो अल्फा की वैल्यू रखेंगे ना, उसी के बिहाफ पे क्या होगा, जाकर हमें एक बेस्ट आउटपुट देखने को मिल रहा होगा। अगेन अल्फा की वैल्यू जिस तरह हमने ऊपर रीच में देखी कि वो अल्फा की वैल्यू हमारे लिए बेस्ट अल्फा की वैल्यू होगी जिसपे ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों करीब करीब है, दोनों की R2 स्कोर वैल्यूज क्लोज आ रही है। तो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे लास्ट में भी अप्लाई होगा, समझ रहे बात को। तो 0.1 रखा था तो उसने बहुत ज़्यादा ही पेनल्टी लगा दी थी, ठीक है। जब हमने इसको और छोटा किया कोएफिशिएंट को, तो हमें अब रिलेटिवली कुछ यहाँ पे सही वैल्यूज देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये आपका ये लासो रिग्रेशन हो गई।